एपिसोड 21 काला बाजार 1। शुक्रवार देर रात। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के एक सप्ताह बाद ही मैं खुद को ऐसी जगह पाऊंगी। काला बाजार, वो स्थान जो मानव क्षेत्र में सबसे अधिक दानव जगत जैसा दिखता था। एक ऐसी दुनिया जो कानून और नैतिकता से अलग है, और एकमात्र ऐसी जगह है जहां खलनायक और नायक एक साथ रह सकते हैं। मैं इस समय वहीं था। एशोन शहर के बाहरी छोर तक हवाई ट्रेन से जाने के बाद मैं जल्दी से दूसरे आखिरी पड़ाव पर उतर गया और एक अज्ञात स्थान की ओर चल पड़ा, ये सुनिश्चित करते हुए कि मैंने जो मास्क पहना हुआ था वो पूरी तरह सुरक्षित है। मैंने स्वयं को एक बड़े धातु के दरवाजे के सामने पाया। काले बाजार में प्रवेश करते समय मास्क पहनना अनिवार्य था ताकि प्रत्येक अतिथि अपनी पहचान छिपा सके। यदि सरकारी एजेंट काले बाजार में घुसपैठ करने में सफल हो भी गए तो भी वे आपको पकड़ नहीं पाएंगे। बम 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 3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद मैंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। क्लैंग। कुछ ही देर बाद साफ सुथरे सूट पहने 2 हटे कट्टे लोग दरवाजे के पीछे से निकले और मेरे शरीर को 2-3 बार देखा। उनकी नजर मुझ पर पड़ते ही मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीगने लगी। उनकी व्यक्तिगत रैंक निश्चित रूप से सी या उससे अधिक है। मैंने सोचा, जैसे मुझे उनके शरीर से भारी दबाव निकलता हुआ महसूस हो रहा हो। बाईं ओर वाले व्यक्ति की ओर सिर घुमाकर दाईं ओर वाले मोटे व्यक्ति ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में बोला, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने एक गुजरते हुए पक्षी से सुना कि आप स्वयंसेवकों की तलाश कर रहे थे। हम वास्तव में एक स्वयंसेवक की तलाश में हैं। आप किस नौकरी के लिए स्वयंसेवक बनना चाहते हैं? मैंने सुना है कि आप लोगों को अपनी दीवारों को रंगने के लिए किसी की जरूरत है। हमारे पास केवल 4 रंग है, नीला, काला, गुलाबी और सफेद। आपको क्या लगता है कि हमारी दीवारों के लिए कौन सा रंग सबसे उपयुक्त रहेगा? हालांकि मैंने यह नहीं देखा कि आपको क्या चित्रित करना है, लेकिन मेरा मानना है कि नीला रंग किसी भी चीज में सबसे अच्छा लगेगा। एक दूसरे की ओर मुंह घुमाकर दोनों हटे कट्टे व्यक्तियों ने एक दूसरे को सिर हिलाकर इशारा किया और मुझे अंदर आने का संकेत दिया। राहत की सांस लेते हुए मैं उन दोनों के पीछे पीछे एक अंधेरे और सनकरे रास्ते से चल पड़ा। किसी व्यक्ति के लिए काले बाजार में प्रवेश करने के 2 रास्ते थे। एक तो काले बाजार में उच्च पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा दिए गए अनुशंसा पत्र के माध्यम से, या दूसरा गुप्त कोड जानकर। गुप्त कोड को 3 अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया था, जहां प्रत्येक नया खंड पिछले वाले का ही विस्तार था। मेरे मामले में पहला खंड था, आप यहाँ किस लिए आए हैं, जिसके लिए अगले खंड तक पहुंचने के लिए स्वयंसेवक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ये पैटर्न 3 बार दोहराया जाता है जब तक कि गार्ड उस अतिथि की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर लेते जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इस तरह निरीक्षकों के काले बाजार में घुसपैठ करने की संभावना काफी हद तक कम हो गई। वास्तव में ये वास्तव में आवश्यक नहीं था, क्योंकि निरीक्षक वास्तव में काला बाजारी के विचार के विरुद्ध नहीं थे। जिस तरह चीजों के अपने नुकसान है, उसी तरह उनके अपने फायदे भी हैं। नायकों और खलनायकों दोनों के लिए केंद्रीय केंद्र होने के कारण सूचना दलालों से महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की जा सकती है, जिससे सरकारी एजेंटों को खलनायकों की कुछ योजनाओं को जानने में मदद मिल सकती है। सूचना दलाल मूलतः ऐसे व्यक्ति या संगठन होते थे जो मूल्य के बदले सूचना साझा करने में विशेषज्ञ होते थे। सूचना के प्रकार के आधार पर सूचना की कीमत अधिक होगी। सौभाग्यवश मेरे मामले में, चूंकि मैं लेखक था, इसलिए मुझे मूलतः वे सारी बातें पता थीं जो सूचना दलाल जानते थे। अगर मैं चाहता तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा कर सकता था और अच्छी खासी कमाई कर सकता था, लेकिन यह शायद एक मूर्खतापूर्ण विचार होगा, क्योंकि इससे मेरी ओर ध्यान आकर्षित हो सकता था और साथ ही कहानी का कथानक भी बदल सकता था। और जो जानकारी मुझे पता थी, उसके आधार पर मैं आसानी से ब्लैक मार्केट तक पहुंच बनाने में सक्षम हो गया, क्योंकि पासवर्ड मैंने ही बनाया था। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, यह अनुभव अत्यंत कष्टकारी था। यदि यह काल कोठरी तक पहुंचने का एकमात्र तरीका न होता तो मैं यहां कभी नहीं आता। दरअसल काल कोठरी ढूंढना ही एकमात्र कारण नहीं था जिसके लिए मैं काले बाजार की ओर गया था। इसका एक और कारण था, मुझे एक दलाल की तत्काल आवश्यकता थी। क्या आपको लगता है कि मैं अपनी पहचान छिपाए बिना मूर्खतापूर्ण तरीके से सीवी को शॉर्ट करूंगा और डब्ल्यूवी स्टॉक खरीदूंगा? 1 महीने बाद जब थोबियास की मृत्यु हो जाएगी, तो मुख्य संदिग्ध वो व्यक्ति होगा जिसने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले सीवी की दुर्घटना और डब्ल्यूवी के उत्थान पर दांव लगाया था। मुझे बताओ, क्या ये संदेहास्पद नहीं है? यद्यपि आधिकारिक तौर पर हत्यारे के रूप में साइलेंट क्रीपर की पहचान की गई थी, लेकिन मुख्य अपराधी कोई और भी हो सकता है, क्योंकि अंततः साइलेंट क्रीपर को ही इस काम के लिए रखा गया था। हमले के पीछे जो आदमी था, वही असली मास्टरमाइंड था।
कोई साइलेंट क्रिपर नहीं, और पुलिस को ये बात पहले से ही पता थी। सीबी और डब्ल्यूबी में मूर्खतापूर्ण निवेश करने से मेरी खुद की बर्बादी हो सकती है। इसलिए मुझे एक दलाल की जरूरत पड़ी। ब्रोकर एक मध्यस्थ था जो गुमनाम रूप से मेरे निवेशों से निपटता था, बिना ये पूछे कि मैं कौन हूं और ऐसा क्यों कर रहा हूं। चूंकि काला बाजार खलनायकों और नायकों दोनों से भरा हुआ था, इसलिए दलाल मेरी जैसी स्थितियों के आदी थे। यह वही था जो मैं चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी ओर अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एक बार फिर इस तथ्य पर गर्व करता हूं कि मैं उपन्यास का लेखक हूं, और मुझे इस काम के लिए सही व्यक्ति का पता है। यहाँ थे क्लैन। प्रवेश द्वार पर लगे समान बड़े धातु के दरवाजे को खोलते हुए दोनों तगड़े आदमी एक तरफ हट गए और मुझे दरवाजे के पीछे क्या है इसका स्पष्ट दृश्य देखने दिया। मैं इसका वर्णन कैसे करूं? ये काला बाजार शब्द सुनकर किसी ने जो अपेक्षा की होगी, उससे बिल्कुल अलग दृश्य था। जब आप कल्पना करते हैं कि काला बाजार कैसा होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत गंदा, खतरनाक, गंदा या अप्रिय जैसे समानार्थी शब्द आते हैं। हालांकि अपेक्षाएं और वास्तविकता अक्सर आपस में मिल जाती है, और यह काला बाजार बिल्कुल रात्रि बाजार जैसा ही लग रहा था। विक्रेता अपनी अपनी दुकानों पर अपना सामान बेच रहे थे और वे इतनी सफाई से पंक्तियों में खड़े थे कि मुझे उनका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था। यदि सभी ग्राहक अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क नहीं पहने होते, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से इसे सामान्य रात्रि बाजार समझ सकता था। छत पर एक बड़ा सा द्वार बन गया जिससे चांद की रोशनी बाजार में प्रवेश कर रही थी और बाजार में शांति का माहौल छा रहा था। लैंपों की रोशनी से सड़कें चमक उठती थीं, जिससे बाजार में सामान का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। ये संभवतः सबसे अच्छा दिखने वाला काला बाजार था जो आपको वहां मिल सकता था। दरअसल मैंने ब्लैक मार्केट को इस तरह से डिजाइन किया क्योंकि मैं इसमें थोड़ा मसाला डालना चाहता था, लेकिन फिर भी यह अविश्वसनीय था। मुझे लगता है कि इस जगह का वर्णन करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। सड़क पर चलते हुए और अनेक दुकानों के पास से गुजरते हुए मैंने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बिकती देखी। औषधियों से लेकर कलाकृतियों तक सभी प्रकार के उत्पाद जिनकी मुझे तत्काल आवश्यकता थी, मेरे सामने प्रदर्शित किए जा रहे थे। इनमें से किसी को भी खरीदने से खुद को रोकने के लिए मुझे काफी दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता पड़ी। अभी मुझे एक लक्ष्य पूरा करना था। काले बाजार में एक सुनसान जगह की ओर बढ़ते हुए मैं जल्दी से एक मामूली सी दिखने वाली लकड़ी की बेंच के पास गया और बैठ गया। मैं सिर झुकाए वहां बैठा रहा और 5 मिनट तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। ठीक 5 मिनट बीतने के बाद एक काले रंग की टोपी पहने व्यक्ति मेरे बगल में आकर बैठ गया, जिसके लिए मैंने बिना सिर घुमाए ही सहमति में अपना सिर हिला दिया। हम लॉस्ट रीपर्स आपकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं? मुझे एक दलाल की जरूरत है। किस प्रकार का? कोड नाम स्मॉल स्नैक। जब मैंने सीधे उस ब्रोकर का नाम बताया जिसे मैं चाहता था, तो हमारी बातचीत में थोड़ा विराम आ गया। यद्यपि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था उसके चेहरे का नजारा हुड से ढका हुआ था, फिर भी मैं यह महसूस कर सकता था कि हुड के नीचे उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। ऐसा इसलिए नहीं था कि मैंने किसी बड़े व्यक्ति से अनुरोध किया था, बल्कि इसलिए कि मैंने किसी लगभग अज्ञात व्यक्ति से अनुरोध किया था। चूंकि लॉस्ट रीपर्स में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे थे, इसलिए यह पता लगाना कठिन था कि कौन कौन है। स्मॉल स्नैक को आप छिपा हुआ खजाना कहते थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो सक्षम होते हुए भी अज्ञात था। खैर, ये तो अब तक की बात थी। ये बात समझ में आती है कि हुड वाली आकृति को ये याद रखने में परेशानी हो रही थी कि स्मॉल स्नैक कौन था। उपन्यास के उत्तरार्ध तक वो एक अज्ञात पात्र था। उपन्यास में कोडनेम स्मॉल स्नैक केविन के साथ कुछ प्रकार का व्यापारिक संबंध बनाने से पहले कई बार उससे बातचीत करता है। वहां से केविन जल्दी से ये देखने में सक्षम हो गया कि कोडनेम स्मॉल स्नैक कितना सक्षम व्यक्ति है। वो न केवल लेन देन करते समय अपनी निशानियों को छिपाने में माहिर था, बल्कि उसके कुछ आपूर्तिकर्ताओं के साथ भी संबंध थे, जो स्मॉल स्नैक को लेक्सोटिन जैसी गुणवत्ता वाली सामग्री उपलब्ध करा सकते थे, जो एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ फूल है जो एल्विन क्षेत्र की गहराई में उगता है, और वह भी बाजार मूल्य से कम पर। बाद में उनका संपर्क केविन के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुआ, जिसे कुछ दुर्लभ सामग्रियों की सख्त जरूरत थी। क्या आप अपने अनुरोध के बारे में निश्चित हैं? निश्चित? मेरे दृढ़ उत्तर से आश्चर्यचकित होकर हुड वाली आकृति ने हल्की सी आह भरी और खड़ी हो गई। कोडनेम स्मॉल स्नैक जल्द ही यहां होगा। हम आशा करते हैं कि हमारी सेवाएं आपकी जरूरत को पूरा करेगी। धन्यवाद। और ठीक इसी तरह वो नकाबपोश व्यक्ति उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से वह आया था। नकाबपोश व्यक्ति के चले जाने के 20 मिनट बाद मैंने अपने स्थान की ओर आते हुए हल्के कदमों की आवाज सुनी।
मेरे बगल में बैठ गया, जैसे कि हुड वाली आकृति पहले बैठी थी, एक दुबला पतला युवक जिसने अपनी नाक को एक सफेद मुखौटे के नीचे छिपा रखा था। कोडनेम स्मॉल स्नेक आपकी सेवा में है, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? अपने स्वरूप के विपरीत स्मॉल स्नेक की आवाज काफी गहरी थी, जिसने मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित किया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि मैंने जल्दी ही अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे ब्रोकर बनो। मेरा कमीशन सभी लाभों पर 5% है और मेरा भुगतान निवेश का 10% है। बिना कोई देरी किए स्मॉल स्नेक ने मुझे अपनी शर्तें बता दी। इसके अलावा आप कितना निवेश करना चाहते हैं, इसके आधार पर सौदे की शर्तें बदल सकती है। ठीक है, मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे इशारा किया कि मैं उसकी शर्तों से सहमत हूं। मेरी स्पष्टवादिता के कारण स्मॉल स्नेक थोड़ा पीछे हट गया। उन्होंने शुरू में यह अपेक्षा की थी कि उनके सामने बैठा व्यक्ति उनकी अनुचित मांगों पर शिकायत करेगा और बड़बड़ाएगा, लेकिन अपनी उम्मीदों के विपरीत वो तुरंत सहमत हो गया। इसके अलावा वो अपनी क्षमताओं पर काफी आश्वस्त लग रहा था, जैसे कि उसे यकीन था कि वो अपने अनुरोध को पूरा करने में सक्षम होगा। स्मॉल स्नेक एक सक्षम व्यक्ति था। वास्तव में उन्हें एक उच्च श्रेणी का दलाल माना जा सकता था। हालांकि चूंकि उसकी मांगें बहुत अधिक थीं, इसलिए उसे पहले कभी कोई ग्राहक नहीं मिला था। जब वो पहली बार लॉस्ट रीपर्स में शामिल हुआ था, तो उसे उम्मीद थी कि लगातार अनुरोधों की बाढ़ आएगी और वह लगातार मांगों में व्यस्त रहेगा। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत लॉस्ट रीपर्स में शामिल होने के 2 महीने बाद भी उसने एक भी ग्राहक की सेवा नहीं की थी। इतना ही नहीं, जितने भी ग्राहकों से वो बात करने में सफल रहा, वे सभी हमेशा उसकी अत्यधिक ऊंची दरों के बारे में शिकायत करते थे या अपने से अधिक प्रतिष्ठित वरिष्ठ सहकर्मियों के पास जाना पसंद करते थे। इसके परिणामस्वरूप उसकी प्रतिभा स्थिर और छिपी रही, जब तक कि केविन ने अंततः उसे खोज नहीं लिया। खैर, मुझे लगता है कि इस बार मैं ही वो व्यक्ति था जिसने उसे ढूंढा। कहानी के साथ ज्यादा छेड़छाड़ न करने के लिए मैं स्मॉल स्नेक के साथ एक ठोस रिश्ता बनाऊंगा और सही समय आने पर उसे केविन के साथ बातचीत करवाऊंगा। अपने सामने खड़ी उस आकृति को घूरते हुए, जिसके चेहरे पर एक मुखौटा लगा हुआ था, छोटा सांप गहरी सोच में डूब गया। ये संभवतः उनके लिए बड़ी सफलता हो सकती है। यदि वो इस सौदे को सफलतापूर्वक पूरा कर ले और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर दे, तो वह अंततः अधिक ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा। यद्यपि उनकी दरें ऊंची थीं, लेकिन इसके पीछे एक विशेष कारण था। उनके संपर्क और कौशल शीर्ष स्तर के थे। वह न केवल निरीक्षकों या व्यक्तियों के लिए अपनी गतिविधियों का पता लगाना लगभग असंभव बना देने में सक्षम था, बल्कि उसके संपर्क भी दुनिया में सबसे अच्छे थे। यदि यह तथ्य न होता कि वर्तमान में कुछ व्यक्ति उसका शिकार कर रहे थे, तो वह कभी भी लॉस्ट रीपर्स के लिए काम करने नहीं आता। अंत में थोड़ा हिचकिचाने के बाद स्मॉल स्नेक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दृढ़ता से मेरा हाथ मिलाया। अपने जीवन में पहली बार हुए सौदे में बड़ी सफलता महसूस करते हुए स्मॉल स्नेक ने वही निर्णय कर लिया कि वह अपने पहले ग्राहक की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा।